हेलो स्टूडेंट्स, biology.com में आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 100 प्रश्नों को समझने वाले हैं जो पहले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं, किसी न किसी बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं और निश्चित रूप से आने वाले एग्ज़ाम्स में भी ये आपको सहायता करने वाले हैं। तो चलिए बगैर समय गवाए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, आकारिकी एवं आनुवांशिक रूप से समान जीवों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा क्लोन। दूसरा प्रश्न है, भ्रूणोद्भव की परिभाषा बताइए। भ्रूणोद्भव या एम्ब्रियोजेनेसिस की परिभाषा पूछी है, तो इसको आपको किसी इस तरीके से लिखना है, युग्मनज से कोशिका विभाजन एवं विभेदीकरण द्वारा भ्रूण विकास की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। तीसरा प्रश्न है, खीस या कोलोस्ट्रम क्या है? इसको आपको इस तरीके से लिखना है, प्रसव पश्चात दुग्ध स्रावण के आरंभिक दिनों में जो दूध निकलता है उसे खीस या प्रथम स्तन्य कहते हैं। अगला प्रश्न है, IVF का पूरा नाम लिखो। IVF का पूरा नाम पूछा है, इसका पूरा नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। पांचवा प्रश्न है, किसी एक अंतःगर्भाशय युक्ति का नाम बताइए। अंतःगर्भाशय युक्ति यानी कि IUD, इंट्रायूटेराइन डिवाइस। तो किसी एक अंतःगर्भाशय युक्ति का यहाँ नाम पूछा है। मैं आपको सभी जितनी भी ये अंतःगर्भाशय युक्तियाँ हैं वो सब मैं यहाँ आपको दे रहा हूँ। 3 तरह की IUD होती है, जिसमें पहली है औषधि रहित लिपेस लूप, दूसरी है तांबा मोचक में कॉपर T और कॉपर 7, और तीसरी है हार्मोन मोचक में प्रोजेस्टासर्ट और LNG20। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति का जीन प्रारूप क्या होता है? यानी कि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो तो उसका जीनोटाइप यहाँ पूछा है, तो उसका जीनोटाइप होता है 44+XXY, यानी कि उसमें 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवांशिक कूट असंदिग्ध एवं विशिष्ट होता है, समझाइए। तो इसका सही जवाब है, एक प्रकूट केवल एक एमिनो अम्ल का कूट लेखन करता है, इस कारण से यह असंदिग्ध व विशिष्ट होता है। जो कोडोन होते हैं वो केवल एक एमिनो अम्ल को ही कूट लेखित करते हैं, इसीलिए उसे हम असंदिग्ध और विशिष्ट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विकास के अंगों की उपयोगिता एवं अनुपयोगिता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अंगों की उपयोगिता और अनुपयोगिता का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये थे लेमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीली क्रांति का संबंध है। तो नीली क्रांति मत्स्य पालन या मछली पालन से संबंधित है। 10वां प्रश्न है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण सजीवों को किस प्रकार प्रभावित करती है, ये पूछा है। पराबैंगनी किरणें जो हैं हम सजीवों को कैसे प्रभावित करती है? तो इसका सही उत्तर है, जीवों के DNA एवं प्रोटीन पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करते हैं और इसकी उच्च ऊर्जा जो है इन अणुओं के रासायनिक बंधों को तोड़ देती है। तो पराबैंगनी किरणों से हमें क्या नुकसान हुआ कि हमारे DNA और प्रोटीन जो है उनके बंध टूट जाते हैं और वो विकृत हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल प्रस्फुटन के दुष्प्रभाव बताइए। जो एल्गल ब्लूम होता है, शैवाल प्रस्फुटन होता है, उसके क्या दुष्प्रभाव हैं? तो शैवाल प्रस्फुटन के कारण जो जितने भी जलाशय हैं उन जलाशयों का रंग बदल जाता है, जल की गुणवत्ता घट जाती है और इस वजह से वहाँ जो निवास करने वाली मछलियाँ हैं वो मर जाती है। कुछ एल्गल ब्लूम तो ऐसे होते हैं, कुछ एल्गी ऐसी होती है जो जहरीली होती है, वो मनुष्य और अन्य जानवरों के लिए विषैली साबित होती है। तो ये इसके दुष्प्रभाव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्योगज DNA की परिभाषा दीजिए, यानी कि रिकॉम्बिनेंट DNA की यहाँ डेफिनेशन पूछी है। तो इसकी डेफिनेशन है, वांछित लक्षण प्राप्त करने हेतु DNA के साथ विजातीय DNA खंड जोड़ने से प्राप्त DNA पुनर्योगज DNA या काइमेरिक DNA कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BT जैव विष से बैसिलस नहीं मरता है जबकि कीट मर जाते हैं, क्यों? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम्स में ये रिपीट हुआ है, तो इसे आपको अच्छी तरीके से तैयार करना है।
बीटी जैविस से बैसिलस तो नहीं मरता है, बीटी जैविस जीवाणु में तो बनता है लेकिन जीवाणु नहीं मरता, बल्कि उसे कीट अगर खा लेते हैं तो कीट मर जाते हैं। क्यों? तो इसका उत्तर होगा बीटी जैविस निष्क्रिय अवस्था में संश्लेषित होता है। बीटी जैविस जो है वो निष्क्रिय होता है और इसीलिए बैसिलस नहीं मरता है। जब ये बीटी जैविस कीट की आहार नाल में पहुंचता है, कीट की आहार नाल में जैसे ही पहुंचेगा तो आहार नाल के क्षारीय माध्यम से ये सक्रिय हो जाता है और कीट की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र जनन किसे कहते हैं? प्रश्न ने आपसे पूछा है शुक्र जनन क्या होता है। तो शुक्र जनन होता है वृषण में स्थित शुक्र जनन नलिकाओं में नर युग्मक शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया ही शुक्र जनन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुलेखन इकाई में कुल कितने भाग होते हैं? नाम लिखिए। तो अनुलेखन इकाई में कुल 3 भाग होते हैं। पहला होता है प्रमोटर, दूसरा होता है संरचनात्मक जीन और तीसरा होता है समापक या टर्मिनेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों में समवर्ती अंगों के उदाहरण लिखो। तो पादपों में समवर्ती अंग पूछे हैं तो इसका सही जवाब है शकरकंद और आलू। शकरकंद जो है वो तो मूल का रूपांतरण है, जबकि आलू तने का रूपांतरण है। ठीक है, जबकि दोनों होते एक ही तरीके के हैं लेकिन दोनों का जो विकास है वो अलग अलग तरीके से है। तो ये समवर्ती अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंगता बीमारी या एल्टीट्यूड सिकनेस क्या है? तुंगता बीमारी क्या है? तो उच्च तुंगता, हाई एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचे क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र जो है वहाँ की जो क्षेत्र है वहाँ वायुमंडलीय दाब कम होता है, जिसके कारण पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है। और जो समतल क्षेत्र से जब कुछ लोग वहाँ जाते हैं घूमने फिरने तो उन्हें पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण उनमें मिचली, थकान, श्वास लेने में कठिनाई और हार्ट बीट, हृदय स्पंदन की जो दर है वो बढ़ जाती है। ऐसे लक्षण उत्पन्न होने को ही तुंगता बीमारी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधन विभाजन क्या है? तो इसका सही उत्तर है, अगर 2 जातियां एक ही संसाधन के लिए स्पर्धा करती है, कंपटीशन करती है, तो ये जो जीव है ये स्पर्धा से बचने के लिए उनका जो खाने का जो व्यवहार है, फीडिंग जो बिहेवियर है, उसमें ये भिन्नता लाते हैं, भिन्न भिन्न समय चुन लेते हैं या भिन्न भिन्न चारण प्रतिरूप चुन लेते हैं। इसी को संसाधन विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूलन किसे कहते हैं? किसी जीव का आकारिकी, कार्यकी एवं व्यवहारिक गुण जो उसे अपने आवास में जीवित बने रहने और जनन करने योग्य बनाता है, अनुकूलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहभोजिता या कमनसलिज्म का उदाहरण लिखो। तो पहले आपको मैं परिभाषा भी बता देता हूँ इसके साथ ही कि जीवों में पाई जाने वाली वह पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है जबकि दूसरी जाति को न लाभ होता है और ना ही हानि होती है, कमनसलिज्म या सहभोजिता कहलाती है। इसके उदाहरण जो है मैं आपको सभी बता देता हूँ जो हमारी बुक में दिए गए हैं। पहला है आम का वृक्ष और अधिपादप आर्किड। दूसरा उदाहरण है व्हेल मछली और बार्नेकल मछली। तीसरा है, वैसे व्हेल जो है वो मछली नहीं होती, व्हेल एक मैमल है, व्हेल और बार्नेकल मछली। तीसरा है बगुला और चारण पशु। और चौथा उदाहरण है समुद्री एनीमोन, सी एनीमोन और क्लाउन मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपगठन किसे कहते हैं? तो अपगठकों द्वारा जटिल कार्बनिक सामग्री को सरल कार्बनिक पदार्थों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूक्ष्म पोषकों में खंडित करना ही अपगठन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीसीआर का पूरा नाम लिखो। पीसीआर का पूरा नाम होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैक पॉलीमरेज एंजाइम किससे प्राप्त होता है? टैक पॉलीमरेज का पूरा नाम होता है थर्मस एक्विटिकस पॉलीमरेज या ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज। अपनी बुक में ताप स्थायी डीएनए पॉलीमरेज इसका नाम लिखा है। तो ये किससे प्राप्त होता है ये पूछा है। तो यह है एक जीवाणु थर्मस एक्विटिकस, उससे प्राप्त होता है और उसी से ये नाम पड़ा है टैक, TAQ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स रोग की पुष्टि हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है, कौन सा डायग्नोसिस किया जाता है एड्स के लिए? तो वो है एलिजा, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइफाइड रोग का रोगजनक है। टाइफाइड किससे होता है, रोगजनक पूछा है, तो इसका रोगजनक है साल्मोनेला टाइफी जीवाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है सहप्रभाविता किसे कहते हैं, तो जब किसी कारक या जीन के युग्म विकल्पी में कोई भी कारक प्रभावी या अप्रभावी न होकर मिश्रित रूप से प्रभाव डालते हैं तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं। जैसे मानव में जो एबीओ रक्त समूह है उसमें से जो एबी रक्त समूह है वो सहप्रभाविता का बहुत अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध चक्र या ईस्टर साइकिल को परिभाषित कीजिए। मध चक्र क्या होता है, तो ये केवल नॉन प्राइमेट्स में होता है मध चक्र। तो नॉन प्राइमेट्स स्तनधारियों जैसे गाय, भेड़, बकरी, चूहे आदि में जनन काल में होने वाले चक्रिक परिवर्तनों को ही मध चक्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमटीपी का पूरा नाम लिखिए। एमटीपी क्या है, इसका पूरा नाम लिखना है। तो एमटीपी यानी होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, चिकित्सीय सगर्भता समापन। चलिए अगला प्रश्न है आंतरिक निषेचन प्रदर्शित करने वाले जीवों में नर युग्मक की विशेषता बताइए। जो आंतरिक निषेचन करने वाले हैं उनमें नर जो है उसकी क्या विशेषता है नर युग्मक की, तो उनमें नर युग्मक जो है वो चलनशील होता है और बहुत अधिक संख्या में उत्पादित होते हैं नर युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर लिली में परागण किस माध्यम से होता है। वाटर लिली में परागण कैसे होता है ये पूछा है। तो वाटर लिली पानी में रहता है लेकिन फिर भी इस पादप में जो परागण है वो कीटों द्वारा और वायु द्वारा होता है। तो कीट परागण और वायु परागण होगा इसका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है संकरण द्वारा सरसों की कौन सी किस्म तैयार की गई है जो श्वेत कीट रोग के लिए प्रतिरोधक है, तो इसका सही उत्तर है पूषा स्वर्णिम या करण राई। नेक्स्ट है पुरुष साथी बंध्यता की अवस्था में गर्भधारण के लिए आप किस तकनीक का उपयोग करने की सलाह देंगे। तो अगर उसमें पुरुष साथी बंधे हैं तो ऐसी स्थिति में जो है आपको अगर सलाह देनी है किसी को तो आप देंगे IUI की। IUI यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है उन्नायक या प्रमोटर का क्या कार्य है, तो इसका सही जवाब है प्रमोटर जो होता है वो टेम्पलेट व कूट लेखन स्ट्रैंड जो होता है उसका निर्धारण करता है और RNA पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर से जुड़कर अनुलेखन की शुरुआत करता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया। नेचुरल सिलेक्शन की जो ये थ्योरी है ये किसने दी थी, तो ये चार्ल्स डार्विन ने प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्विस चीज़ बनाने में किस जीवाणु का उपयोग किया जाता है। स्विस चीज़ जो है वो किस जीवाणु से बनता है, तो इसका सही उत्तर है प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई। प्रोपियोनी बैक्टीरियम सार्मेनाई जीवाणु जो है इससे बनता है स्विस चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशावली विश्लेषण किसे कहते हैं। वंशावली विश्लेषण पेडिग्री एनालिसिस की डेफिनेशन यहाँ पूछी है। तो आनुवांशिक विशेषकों का 2 या 2 से अधिक पीढ़ियों का अभिलेख तैयार कर विश्लेषण करना ही आनुवांशिक विश्लेषण या वंशागति विश्लेषण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सैनिटरी लैंडफिल्स क्या होते हैं। सैनिटरी लैंडफिल्स पूछा है यहाँ। तो ठोस अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उन ठोस अपशिष्टों के निपटान करने के लिए नगरों से बाहर बनाए गए गहरे गड्ढे और खाइयों को ही सैनिटरी लैंडफिल्स कहते हैं। शहरों से निकलने वाला जो ठोस अपशिष्ट होता है उसको निपटान करना है, उससे शहर को साफ़ रखना है, तो इसके लिए शहरों से बाहर दूर जो है गहरे गड्ढे बनाए जाते हैं और वहाँ इन ठोस अपशिष्टों को डाला जाता है। तो उन जगहों को ही सैनिटरी लैंडफिल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल में अच्छा ओजोन किस भाग में पाया जाता है। अच्छा ओजोन पूछा है, तो ओजोन कहाँ होता है, समताप मंडल में होता है। इसका सही उत्तर होगा समताप मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंड जनन या oogenesis की डेफिनेशन यहाँ पूछी है किसे कहते हैं, ये पूछा है। तो अंडाशय में मादा युग्मक अंडाणु के निर्माण की प्रक्रिया को ही अंड जनन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुवांशिक कूट की परिभाषा लिखिए। जेनेटिक कोड की डेफिनेशन यहाँ पूछी है। तो DNA में स्थित न्यूक्लियोटाइड्स और प्रोटीन में स्थित एमिनो अम्लों के मध्य अंतर संबंध को ही आनुवांशिक कूट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है GMO क्या है। GMO
इसका पूरा नाम यहाँ पूछा है, तो ये GMO का पूरा नाम होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। साथ ही मैं आपको इसकी डेफिनेशन और बता देता हूँ। ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक व जंतु जिनके जीन्स हस्तकौशल द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं GMO कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन चिकित्सा का प्रथम प्रयोग किस रोग के उपचार के लिए किया गया? जीन चिकित्सा का यहाँ आपने एक ही एग्जाम्पल दिया गया है, एडिनोसिन डीएमिनेज के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीत निष्क्रियता प्रदर्शित करने वाले स्तनधारी का उदाहरण लिखो। शीत निष्क्रियता किसमें होती है? तो ये ध्रुवीय भालू इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मैक किस पौधे से प्राप्त होता है? स्मैक जो है किस पौधे से प्राप्त होता है और इसका रासायनिक नाम लिखना है। तो स्मैक जो है वो पेपेवर सोमनीफेरम या पोस्त जो पादप होता है उसका वैज्ञानिक नाम है पेपेवर सोमनीफेरम, इससे प्राप्त होता है और इसका रासायनिक नाम है डाईएसिटिल मॉर्फिन। डाईएसिटिल मॉर्फिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैनाबिनॉइड्स किस पौधे से प्राप्त होता है? तो कैनाबिनॉइड्स जो है वो कैनबिस सेटाइवा पौधे के पुष्पक्रम से प्राप्त होता है, कैनबिस सेटाइवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिसंलयन से किस संरचना का निर्माण होता है? ट्रिपल फ्यूजन त्रिसंलयन से कौन सी संरचना बनती है? तो इससे बनता है भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकूली विकिरण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। अनुकूली विकिरण यहाँ पूछा है, अडप्टिव रेडिएशन यहाँ पूछा है। तो एक पूर्वज प्रजाति स्रोत से प्रारंभ होकर किसी दिए गए भौगोलिक क्षेत्र में भिन्न भिन्न प्रजातियों का विकास जो अपने अपने क्षेत्रों के प्रति अनुकूलित होती है, अनुकूली विकिरण कहलाती है। उदाहरण जैसे डार्विन की फिंचेस इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, और कुछ ऑस्ट्रेलियन जो मार्सुपियल्स हैं ये इसका अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाइल कीटोन्यूरिया किस प्रकार की वंशागति को प्रदर्शित करता है और यह रोग किस कारण होता है, ये पूछा है। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया जो है वो एलिंग गुणसूत्र अप्रभावी वंशागति को दर्शाता है। ये एलिंग गुणसूत्र से संबंधित है और अप्रभावी वंशागति दर्शाता है। इसमें होता क्या है, इस रोग में फिनाइल एलेनिन एमिनोमल को टायरोसिन एमिनोमल में बदलने के लिए जो आवश्यक एंजाइम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, उसकी कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन गन क्या है? तो परपोषी कोशिकाओं में विजातीय डीएनए को प्रवेश करवाने हेतु कोशिकाओं पर डीएनए से लेपित स्वर्ण यानी कि गोल्ड या टंगस्टन के सूक्ष्म कणों जो है उन सूक्ष्म कणों को उच्च वेग से बमबारी करते हैं, इसी को जीन गन या बायोलिस्टिक विधि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी अनुक्रमण या इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, ये पूछा है। इसको आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, एक सुनिश्चित क्षेत्र की प्रजाति संरचना में उचित रूप से आकलित परिवर्तनों को ही पारिस्थितिकी अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विपुंसन या इमैस्कुलेशन किसे कहते हैं? तो द्विलिंगी पुष्प में से पराग कणों के जो परिपक्व हो रहे जो भाग है उसमें विशेषकर परिपक्व हो रहे पराग कोष या पुंकेसरों को काटकर निकाल देना ही विपुंसन कहलाता है। द्विलिंगी पुष्प में से अगर आप पराग कोष को निकाल दो या पुंकेसर को निकाल दो तो उसको विपुंसन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सगर्भता के उत्तरार्ध की अवधि में अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन का नाम बताइए। सगर्भता का जो अंतिम समय है उस समय कौन सा हार्मोन स्रावित होता है अंडाशय से, ये पूछा है। तो इसका सही जवाब है रिलैक्सिन। कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? रिलैक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक की किसी एक प्राकृतिक विधि का नाम पूछा है। किसी एक प्राकृतिक विधि का नाम पूछा है। तो यहाँ मैं आपको दो बता देता हूँ जो बुक में अवेलेबल है। पहला है बाह्य स्खलन और दूसरा है स्तनपान अनार्तव। स्तनपान अनार्तव से इंग्लिश में कहते हैं लैक्टेशनल एमेनोरिया, यानी कि शुरुआती दौर में जब माता अपने बच्चों को दूध पिला रही होती है तो उस समय उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के अभाव में जो है गर्भ नहीं ठहरता है। तो एक तरह से अपने आप में ही प्राकृतिक रूप से ही
गर्भ निरोधन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होमोसेपियंस का विकास किस महाद्वीप पर हुआ है? तो इसका सही उत्तर है अफ्रीका महाद्वीप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपियोइड्स ड्रग शरीर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं? ओपियोइड्स, तो ओपियोइड्स जो है हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और जठरांत्र पथ में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड ग्राहियों से बंध जाते हैं और ये औषाधक डिप्रेसेंट प्रकार के होते हैं और शरीर के जो प्रकार्य हैं, हमारे जो फंक्शनिंग है, उनको धीमा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध को दही के रूप में बदलने वाले जीवाणु की 2 लाभदायक भूमिका बताइए। दूध को दही में कौन सा बैक्टीरिया बदलता है, कौन सा जीवाणु बदलता है? तो LAB लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है। और इससे क्या फ़ायदे हुए? इससे 2 फायदे महत्वपूर्ण होते हैं। पहला, जो दही के जीवाणु होते हैं वो हमारे पेट में मौजूद जो सूक्ष्म जीवी है उनसे होने वाले जो रोग हैं उसको ये रोकता है। और दूसरा, दही में विटामिन B12 विटामिन B12 की मात्रा को बढ़ाता है। तो इस तरह हमें ये रोगों से बचा भी रहा है और विटामिन B12 भी अवेलेबल करवा रहा है। तो महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये भी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक की परिभाषा लिखिए। प्रतिजैविक होता क्या है, इसके आपको डेफिनेशन पूछी है। तो इसकी डेफिनेशन है, प्रतिजैविक वे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनका निर्माण कुछ सूक्ष्म जीवियों द्वारा होता है और वे अन्य सूक्ष्म जीवियों की वृद्धि को मंद करते हैं या उन्हें मारते हैं, प्रतिजैविक कहलाते हैं। जैसे पेनिसिलिन बहुत अच्छा उदाहरण है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि पेनिसिलिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की है। चलिए अगला प्रश्न है, समष्टि या पॉपुलेशन किसे कहते हैं? इसकी डेफिनेशन आपको बतानी है। चलिए, तो इसकी डेफिनेशन है, एक निश्चित समय में एक विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में एक विशेष जाति के सदस्यों की कुल संख्या ही समष्टि कहलाती है। एक विशेष जाति के जीवों की संख्या है जो निश्चित समय और निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रह रहे हैं, उसी को हम पॉपुलेशन कहते हैं, जनसंख्या कहते हैं या समष्टि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहज प्रतिरक्षा या इनेट इम्यूनिटी किसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा, जन्म के साथ ही प्राप्त होने वाली अवशिष्ट रक्षा तंत्र को सहज प्रतिरक्षा कहते हैं। वह प्रतिरक्षा जो आपको जन्म के साथ ही प्राप्त होती है वो सहज प्रतिरक्षा कहलाती है, या इसे जन्मजात प्रतिरक्षा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव विविधता किसे कहते हैं? तो जैविक संगठन के प्रत्येक स्तर पर उपस्थित विभिन्नता को ही जैव विविधता कहते हैं। नेक्स्ट है, ई वेस्ट किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे कंप्यूटर, टीवी, रेडियो आदि जो मरम्मत के लायक नहीं रहते हैं, ई वेस्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट है, द्विसंकर संकरण में लक्षण प्रारूप क्या होता है? डाईहाइब्रिड क्रॉस जो है उसमें फिनोटाइप पूछा है, तो उसका फिनोटाइप होता है 9-3-3-1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी पिरामिड किसे कहते हैं? इकोलॉजिकल जो पिरामिड है उसकी डेफिनेशन पूछा है। तो विभिन्न पोषण रीतियों पर जीवों के मध्य संबंध जो पिरामिड आकार का प्राप्त होता है वो पारिस्थितिकी पिरामिड कहलाता है। नेक्स्ट है, पराग कण लंबे समय तक संरक्षित क्यों रहते हैं? पराग कण जो है वो फॉसिल्स रूप में, जीवाश्म रूप में भी प्राप्त होते हैं, बहुत लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं। तो आपसे ये पूछा है कि क्यों ये संरक्षित रहते हैं, क्यों ये जीवाश्म रूप में प्राप्त होते हैं? तो इसका उत्तर है, पराग कणों का बाह्य चोल या एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का बना होता है, जो सर्वाधिक ज्ञात प्रतिरोधक कार्बनिक सामग्री है। यह उच्च ताप से, अम्लों से, क्षारों से भी अप्रभावित रहता है तथा ऐसा कोई एंजाइम अब तक ज्ञात नहीं है जो स्पोरोपोलिन को निम्नीकृत कर सके, उसे अपघटित कर सके, और इसीलिए परागकण जो है वो जीवाश्म रूप में प्राप्त होते हैं या लंबे समय तक संरक्षित रह पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेम सेल्स क्या है? स्टेम सेल्स क्या है? तो स्टेम सेल्स हम उन कोशिकाओं को कहते हैं जिनमें यह क्षमता होती है कि वे सभी अंगों और ऊतकों का निर्माण कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दात्र कोशिका अरक्तता यानी कि सिकल सेल एनीमिया क्या है? तो यह एक अलिंग गुणसूत्र लग्न अप्रभावी रोग है जिसमें हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की छठी पोजीशन पे जो ग्लूटामिक अम्ल है उसके स्थान पर वैलीन आ जाता है और उसके परिणाम स्वरूप आरबीसी का आकार द्विअवतलाकार से बदलकर दात्राकार या हंसियाकार हो जाता है। इसीलिए इसे दात्र कोशिका अरक्तता या सिक्कल सेल एनीमिया कहते हैं। सिक्कल सेल जो है यानी कि आरबीसी जो है वो सिक्कल शेप की हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल के स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम का अपवाद बताइए। तो इसका अपवाद सहलग्नता है। नेक्स्ट है आनुवांशिक अपवाह यानी कि जेनेटिक ड्रिफ्ट जो है उसकी परिभाषा आपसे पूछी है। तो किसी जीव की जीन आवृत्ति में संयोगवश होने वाले परिवर्तनों को ही आनुवांशिक अपवाह कहते हैं। जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी होती है, जीन फ्रीक्वेंसी जो होती है, उसमें कोई अचानक ऐसा परिवर्तन हो जाए जो उस परिवर्तनों को ही हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। नेक्स्ट है गेहूं की पर्ण तथा धारी कीट प्रतिरोधक किस्म का नाम बताइए। तो गेहूं की है तो हिमगिरी होगा जिसमें धारी कीट प्रतिरोधक होती है। नेक्स्ट है उस जीवाणुजन्य उत्पाद का नाम बताइए जिसका उपयोग थक्का स्फोटन में किया जाता है। थक्का स्फोटन में कौन सा उत्पाद काम में लिया जाता है? तो वो है स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज यह किससे प्राप्त होता है? यह स्ट्रेप्टोकोकस जीवाणु से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज एंजाइमों के नाम बताइए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएजों के नाम पूछे हैं। तो पहला है EcoR1 और दूसरा है हिंद सेकंड। ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज हैं और उनके नाम है दोनों के। नेक्स्ट है PBR 322 में पाए जाने वाले दो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन के नाम बताइए। PBR 322 में प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीन, तो एक है एम्पिसिलिन और दूसरा है टेट्रासाइक्लिन जीन। एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक और टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक के खिलाफ ये जीन होते हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज कहाँ पाया जाता, कहाँ है? इंटरनेशनल सेंटर फॉर व्हीट एंड मेज कहाँ है ये पूछा है। तो ये जो सेंटर है ये मैक्सिको में है। नेक्स्ट है वायुमंडल में उपस्थित 4 ग्रीन हाउस गैसों के नाम बताइए। तो वायुमंडल में 4 ग्रीन हाउस गैस पूछी है और ये है, पहली है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है मैथेन, तीसरी है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और चौथी है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है त्वरित सुपोषण एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन क्या होता है ये पूछा है। त्वरित सुपोषण तो मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण जैसे उद्योगों, घरों के जो बहिस्राव है उसकी वजह से झीलों की जो काल प्रभावन है या उनकी जो आयुकरण है, उनका जो आयु है वो तेजी से हो जाता है। इसी प्रक्रिया को त्वरित सुपोषण कहते हैं या एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न संतति को क्लोन क्यों कहा जाता है? तो अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतति होती है वो आकारिकी और आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है और इसीलिए इन्हें क्लोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या कार्य है? शुक्राणु का जो शीर्ष भाग है वहाँ पाया जाता है एक्रोसोम और उसका कार्य क्या है? तो शुक्राणु में जो एक्रोसोम होता है उसमें बहुत सारे एंजाइम भरे होते हैं जो निषेचन के समय अंडाणु की जो भित्ति है उसे भेदने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है BOD है। BOD क्या है? तो इसका पूरा नाम है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुष्पी पादपों में भ्रूणपोष की सूत्रगुणिता क्या होती है? तो जो भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म होती है, उसकी सूत्रगुणिता कितनी होती है? तो वो त्रिगुणित होता है, 3n होता है, त्रिगुणित। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाल्टर सटन द्वारा प्रस्तुत वंशागति के सिद्धांत का नाम बताइए। तो सटन ने जो सिद्धांत दिया था वो था वंशागति का क्रोमोसोमवाद या वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्परिवर्तन जन या म्यूटेजन किसे कहते हैं? तो उत्परिवर्तन को प्रेरित करने वाले कारकों को ही उत्परिवर्तन जन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस नर वानरों में अंतर बताइए।
तो ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस जो है वो वन मानुस जैसे ही थे, लेकिन इनमें जो ड्रायोपिथेकस है वो एप्स या वन मानुस जैसे नज़र आते थे, जबकि रामापिथेकस जो है उनमें बहुत सारे लक्षण मनुष्य समान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोमेटो क्या है? ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पोमेटो क्या है? तो आलू और टमाटर के कायिक संकरण से निर्मित पादप को पोमेटो कहा गया है। कायिक संकरण से बना हुआ है ये पोमेटो, पोटैटो और टोमेटो को मिलाकर बना है पोमेटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैलिंड्रोम क्या है? तो डीएनए में क्षार युग्मों का एक ऐसा अनुक्रम जो पढ़ने का अभिविन्यास समान रखने पर दोनों लड़ियों में एक जैसा पढ़ा जाता है, डीएनए पैलिंड्रोम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्प्रेरक परिवर्तक यानी कि कैटालिटिक कन्वर्टर क्या है? तो कैटालिटिक कन्वर्टर स्वचालित वाहनों में लगे हुए होते हैं और ये प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम जैसी धातुओं के ये बने हुए उत्प्रेरक हैं। और ये करते क्या है? ये उत्प्रेरक उस इंजन से जो निकलने वाली विषैली गैसें हैं उनका उत्सर्जन कम करने का कार्य करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कैटालिटिक कन्वर्टर, बहुत महत्वपूर्ण है। किस धातु के बने हैं ये याद रखना है, प्लेटिनम, पैलेडियम और रोडियम जैसी धातुओं के ये बने होते हैं। नेक्स्ट है हार्डी-विनबर्ग साम्यता को प्रभावित करने वाले कारक। तो हार्डी-विनबर्ग साम्यता को 5 कारक प्रभावित करते हैं। पहला है जीन प्रवाह या जीन पलायन, दूसरा है आनुवांशिक विचलन, तीसरा है उत्परिवर्तन, चौथा है आनुवांशिक पुनर्योजन और पांचवा है प्राकृतिक वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुनमिल्य पुष्प या क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो है किसे कहते हैं? तो अनुनमिल्य वो पुष्प होते हैं जिनमें परागकोश और वर्तिकाग्र जो है वो सदैव ढके हुए रहते हैं, आवर्त रहते हैं, बंद रहते हैं, इसीलिए इन्हें अनुनमिल्य पुष्प कहते हैं। और बंद हैं तो इसमें हमेशा स्वपरागण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडोत्सर्ग को परिभाषित कीजिए। अंडोत्सर्ग क्या होता है इसकी परिभाषा पूछिए। बहुत से बच्चे जो हैं ये गलती करते हैं, अंडोत्सर्ग का मतलब होता है अंडा से अंडे का बाहर निकलना। तो यहाँ थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, आपको हर चीज़ को थोड़ा सा गहराई से, यहाँ अंडोत्सर्ग अंडाशय से नहीं, आपको ग्राफियन फॉलिकल से बोलना है। और अंडा नहीं निकल रहा होता है वो सेकेंडरी oocyte होता है, द्वितीयक अंडाणु होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से होगी, ग्राफियन फॉलिकल के फटने से सेकेंडरी oocyte या द्वितीयक अंडाणु का मोचित होना अंडोत्सर्ग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिंदु उत्परिवर्तन के कारण कौन सा रोग होता है? ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इसका अच्छा उदाहरण है सिक्कल सेल एनीमिया। सिक्कल सेल एनीमिया बिंदु उत्परिवर्तन, पॉइंट म्यूटेशन के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई है। ओजोन परत की मोटाई किस में नापते हैं? तो इसका मापने का जो इकाई है वो है डॉब्सन इकाई। नेक्स्ट है मानव के सबसे लंबे जीन का नाम बताइए। तो मानव का जो सबसे लंबा जीन है उसका नाम है डिस्ट्रोफिन। डिस्ट्रोफिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया रोग में कपकपी का कारण क्या है? मलेरिया में एक निश्चित समय बाद में बहुत तेज़ी से कपकपाहट के साथ बुखार आती है, तो वो कपकपाहट का कारण क्या है? तो उसका कारण है हीमोजॉइन का एक विषैला रसायन बनता है और वो है हीमोजॉइन, और उसी के कारण कपकपाहट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक डीएनए में एडेनिन 30% है तो उसमें ग्वानिन का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो इस तरह के क्वेश्चंस जो है मैंने जो छठे पार्ट के जितने भी वीडियोस बनाए हैं उसमें जो चारगाफ का जो नियम है उससे ये इस तरह के प्रश्न हल होते हैं। तो आप मेरे चारगाफ के जो वीडियो है उसको आप देखकर इस तरह के क्वेश्चन कर सकते हो। आजकल इस तरह के क्वेश्चन नीट की एग्ज़ाम में, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी एग्ज़ाम्स नेट वगैरह उनमें भी इस तरह के प्रश्न आते हैं। इसका सही उत्तर होगा 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में एथिडियम ब्रोमाइड से अभिरंजित डीएनए को पराबैंगनी प्रकाश में देखने पर किस रंग का नज़र आता है? तो जब हम पराबैंगनी प्रकाश में देखते हैं तो हमें डीएनए चमकीले नारंगी रंग का नज़र आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबर गैस की मुख्य संगठक गैस कौन सी है? तो गोबर गैस में होता है मीथेन गैस। नेक्स्ट है डीएनए प्रोब क्या है? तो प्रोब डीएनए के ज्ञात अनुक्रम होते हैं जो रेडियो एक्टिव संश्लिष्ट खंड होते हैं, एक तरह से ज्ञात होते हैं इनका अनुक्रम और ये रेडियो एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट है यूरीथर्मल या पृथुतापी किसे कहते हैं? तो वे जीव जो
तापमान के विस्तृत परास को सहन कर सकते हैं यूरीथर्मल कहलाते हैं। यानी कि ऐसे जीव जो 0 डिग्री से लेकर मान लो 50 डिग्री तक के तापमान को सहन कर सकते हैं, उसमें जीवित रह सकते हैं, तो वो कहलाते हैं यूरीथर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलर्जी के समय रक्त में कौन से रसायन अधिक हो जाते हैं? तो जब एलर्जी होती है तो हमारे रक्त में हिस्टामिन और सेरोटोनिन बढ़ जाता है। ये कहाँ से स्रावित होता है? ये मास्ट कोशिकाओं से स्रावित होता है। नेक्स्ट है, डीएनए रेप्लिकेशन की प्रक्रिया कोशिका चक्र की कौन सी अवस्था में होती है? तो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो इंटरफेज या अंतरावस्था की एस फेज में होता है। नेक्स्ट आखिरी 100वां जो क्वेश्चन है, मादा विषम युग्मकता या फीमेल हेट्रोगेमी का उदाहरण बताइए। तो मादा विषम युग्मता का उदाहरण है पक्षी, यानी कि यहाँ पक्षियों में जो मादा जो होगी वो विषम युग्म की प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, तो ये 100 प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे भी मैं आपको हर यूनिट के हिसाब से प्रश्न लेकर आऊँगा। आपकी परीक्षा हो उससे पहले मैं कई तरह के जो है आपको प्रश्न देने वाला हूँ। तो इसी तरह जुड़े रहें biology.com के साथ, अपने ज्ञान को यूं ही बढ़ाते रहें। धन्यवाद।